नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपने ए आर रहमान वाले वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। कई सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने उसे देखा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही प्यार और सम्मान आप लगातार मेरे साथ बनाए रखें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बहुत कृपा होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इतना हम्बल में इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखते हैं, मुझे एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है जो मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो खबर आज और कल में पूरी ट्रेंडिंग होने वाली है। और वो खबर है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति। नितिन नबीन अपना जो फॉर्म है, नामांकन है, वो कर चुके हैं। अब सिर्फ उनका अध्यक्ष बनना एक औपचारिकता रह जाता है। सिर्फ एक औपचारिकता भर होगी जब वो अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित कर लिए जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद उनका रेटिफिकेशन करेगी और रेटिफिकेशन के बाद वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे और अगले 3 साल तक वो कुर्सी पर रहेंगे। और जैसी परंपरा रही है, अगले 3 साल वो कुर्सी पर रहेंगे, तब तक जो है लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे और लोकसभा के इन चुनाव के बाद जो है नितिन नवीन अपना पद छोड़ेंगे। तो नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2026 के चुनाव होंगे और उनकी उससे भी बड़ी चुनौती 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे, जहां नितिन नवीन को आ, आपस की सरफुटअवल जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है उससे भी दो चार होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नितिन नवीन आखिरकार किस तरीके से इस पद पर पहुंचे, किस तरीके से उन्हें पद भी मिला और कद भी मिला। इसी के बारे में कई सारी नई जानकारियां मेरे सहयोगी और मेरे साथी ओम प्रकाश ने निकाली है। तो ओम प्रकाश, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? देखिए दीपक जी, बहुत इंटरेस्टिंग था जब ये खबर आई 14 दिसंबर को दिन में 3 बजे, 3:30 बजे के करीब के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो वाकई सरप्राइज था, मतलब मेरे लिए एज ए पत्रकार और पूरे पत्रकारिता जगत के साथ सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि क्या है, क्यों नितिन नवीन ही, क्यों, कौन है नितिन नवीन? बिहार में मंत्री सिर्फ, दो दो पोर्टफोलियो के मंत्री, एक छत्तीसगढ़ का प्रभारी। तो अचानक क्या दिखा संगठन को और बीजेपी हाईकमान को कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जब मैंने तहकीकात करनी शुरू की, जब मैंने लोगों से बात की, जब मैंने बीजेपी के संगठन से जुड़े जो लोग हैं, आला अधिकारी हैं, जब उन तक पहुंचा और उनसे समझने की कोशिश की, तो बड़ी दिलचस्प कहानी आई कि ये हंट जो है, ये हंट आज का नहीं था। ये हंट करीब 1 सवा साल से चल रहा था। मुझे याद है कि ऑफ द रिकॉर्ड के दौरान अमित शाह खुद पार्लियामेंट में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान 2 बार इस बात को कह चुके थे। जब पत्रकार उनसे पूछते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आप तो बता दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव या देवेंद्र फडणवीस, मतलब किधर है? तो वो मुस्कुराते हुए दोनों बार उन्होंने कहा था कि पतंग जितना उड़ाना है उड़ा लो, वहां तक नहीं पहुंचोगे जहां तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके नाम तक नहीं पहुंचोगे। ये उन्होंने 2 बार मुस्कुराते हुए बात को कही थी। तो तब भी लोगों को लगा था कि कहां से लाएंगे, इन्हीं लोगों में से लाएंगे, जो चर्चाएं हैं सुनील बंसल हो जाएंगे। लेकिन नितिन नवीन की जब चर्चा हुई तो दीपक जी, ये जो कहानी आई वो बड़ी दिलचस्प है कि करीब 1 साल पहले से ये हंट शुरू हुआ था। पार्लियामेंट चुनाव के ठीक 2-3 महीने बाद, हरियाणा चुनाव के आसपास ये हंट शुरू हुआ था। और उस समय 220 नेताओं के नामों की एक सूची बनाई गई थी, संगठन ने बनाई, और बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। आरएसएस के टॉप पदाधिकारी इसमें शामिल थे पहले दिन से। आरएसएस अलूफ नहीं था, अलग नहीं था, बिल्कुल संगठन और आरएसएस के बीच मिलकर चला हुआ हंट था। 220 लोगों की सूची बनाई गई, जिसमें 70-72 एमपीज थे, नए एमपीज भी थे, पुराने भी थे। और एज ग्रुप 40 से 60 के बीच का रखा गया था कि एज ग्रुप होना चाहिए, थोड़ा संगठन की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी संगठन की समझ होनी चाहिए, थोड़ा काम किया हुआ आदमी होना चाहिए, जो लोगों के साथ घुल मिल के आगे चलने की इच्छा रखता हो। 220 में से जब पहली दूसरी मीटिंग हुई, जब नामों का छटाई शुरू हुआ, तो उसमें से करीब 56 लोग बचे, 55-56 लोग बचे। बाकी 150 से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया पहली लिस्ट में से ही, कि साहब इनकी जरूरत नहीं है, लेट्स फोकस ऑन दिस 55-56 नेम्स।
और उसमें से जब जो बीजेपी के करता धरता लोग हैं, जो देखते हैं चीजों को, जो आरएसएस के करता धरता है, जो टॉप लोग हैं, उन लोगों की जब आपस में फिर बात हुई, तो उसमें से फिर घट के नाम, 7 नाम, हालांकि बीच में कहा, मुझे बताने वाले ने भी बताया कि 25-30 लोगों की एक और सूची बनी थी, लेकिन फाइनली 7 लोगों के नाम पे एक सहमति बनी कि नहीं, इन्हीं 7 में से हम किसी को पिक एंड चूज करेंगे। और इस 7 पे खास निगरानी रखनी शुरू हुई कि मतलब उनका डे, रोजमर्रा क्या है, कार्यकर्ताओं से कैसे मिलते हैं, उनकी संगठनात्मक क्षमता कैसी है, उनकी बौद्धिक स्तर क्या है, और उनका लोगों के साथ, आला कमान के साथ कैसा इंटरेक्शन है। तो इन सब चीजों पे फिर काम शुरू हुआ, जिसमें जो मेरे पास जानकारी है उसमें देवेंद्र फडणवीस भी बहुत टॉप पे थे, नहीं, केशव नाम तो प्रसाद जो चल मौर्य रहे थे। थे ओम प्रकाश, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। नाम तो कई सारे चल रहे थे। नाम शिवराज सिंह हाँ चौहान हाँ का हाँ। चल रहा था, नाम मनोहर लाल खट्टर का चल रहा था, नाम धर्मेंद्र हम्म प्रधान हम्म का चल रहा था, नाम भूपेंद्र यादव का चल रहा था। ऐसे कई सारे नाम, नाम विनोद तावड़े का चल रहा था, नाम जो है सुनील बंसल का चल रहा था। ये कई सारे नाम थे जो चल रहे थे, जो लगातार चर्चा में थे। लेकिन इनसे इतर सोचना, यानी आला कमान ये सोच के चला था कि जिन नामों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, कम से कम उन नामों को तो नहीं बनाना है। ये आला कमान के दिमाग में साफ था, ये आला कमान लगभग तय कर चुका था। ये आला कमान इसीलिए शायद अमित शाह ने ये बात कही हो कि आप जितनी पतंग उड़ाना उड़ा लें, उस नाम तक नहीं पहुंचेंगे जिस पर हम जो है वो जीरो डाउन करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है, क्या इसीलिए अमित शाह ने ये बात कही होगी? टेंडेंसी, बल्कि नई टेंडेंसी क्या, पुरानी टेंडेंसी कह लीजिए, कि अभी आपसे बातचीत में आप बता ही रहे थे अपनी पुरानी बातों को, कि कैसे बीजेपी ने उन सभी नामों को आगे किया जिसको लोग नहीं आकलन कर रहे थे। आप तो बीजेपी को मतलब सभी पत्रकारों से अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। आपको याद होगा कि पुराने समय में भी क्या हुआ, तो ये मेरा ख्याल है परिपाटी का हिस्सा है। हालांकि जेपी नड्डा के समय तकरीबन तय था कि जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव, मतलब जेपी नड्डा के समय तकरीबन तय था कि जेपी नड्डा ही अब सबसे आगे हैं, फ्रंट रनर है। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ था जब जेपी नड्डा फ्रंट रनर से अध्यक्ष बने थे। इस बार फिर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बता रहा था कि आपको 7 नामों में से फिर वो घड़ी आई जब 13 जनवरी और 14 जनवरी को आला कमान ने डिसाइड किया। 13 जनवरी को पहले मीटिंग हुई, फिर उसमें हुआ कि साहब इनमें से हमें इसमें से किसको आगे करना है। फिर 14 तारीख को इस नाम पे मुहर लग गई, और बकायदा पीएमओ में बैठे मीटिंग हुई, जहां से जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने फोन किया नितिन नवीन को। नितिन नवीन एक प्रोग्राम में थे पटना में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ थे, कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह कर रहे थे। वहां फोन किया, बताया कि नितिन जी आपके लिए खबर है, और ये खबर है कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहां से बीएल संतोष ने फोन करके उनको सूचित किया, और फिर वहां से कार्रवाई आगे बढ़ी। हालांकि नितिन पे नजर अगर दीपक जी आप ध्यान से देखें, तो बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही नजर थी। छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों के बाद से जो लिस्ट वाली बात हुई, उस पे जो हम गौर करते हैं कि साहब उसको प्रचार समिति में डाला गया, और जो सीईसी की मीटिंग होती है उसमें अचानक से नितिन को इंक्लूड किया गया। एक, 2 लोगों को सीसी यानी बाहर कर, दो सेंट्रल लोगों इलेक्शन का नाम, कमेटी। सीसी यानी बिल्कुल सेंट्रल बिल्कुल, दो इलेक्शन लोगों, कमेटी, जो चुनाव सेंट्रल के लिए इलेक्शन कमेटी तमाम टिकट्स को फाइनल करती है। फाइनल करती है, और जो टॉप लीडरशिप जिसमें होता है, तो जो बिहार से नेताओं को जिसको आमंत्रित किया गया था कि भाई इसमें भागीदारी हो, उसमें नितिन भी थे। और ऐसे 3 बैठकों में नितिन को अचानक से बुलाया गया, नितिन को शामिल किया गया। तब नितिन को भी ये नहीं लगा, नितिन नवीन को भी ये नहीं लगता लगा था, लगा होगा कि वो मतलब उस हंट के हिस्सा है जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी काबिलियत को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन नितिन नवीन की भागीदारी सितंबर से बहुत बढ़ गई थी, और उनको भाजपा के तकरीबन सभी बड़े इवेंट्स में, बड़े मीटिंग्स में बुलाया जाने लगा था। तत्पर बिहार चुनाव के दौरान तो जो टॉप की लीडरशिप थी, वो बिल्कुल नितिन नवीन उसमें साथ में थे सब में। तो ये हंट का जरिया चूंकि हिस्सा था, इसलिए नितिन को, नवीन को जानकारी नहीं रही होगी। बीजेपी आलाकमान की आंखें थी जो खोज रही थी, देख रही थी, और उसको समझने की कोशिश कर रही थी। दीपक जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा कि नितिन नवीन का नाम वाकई इसी हंट का हिस्सा है कि साहब इतने नाम चल चुके हैं, इसको हटाओ, जैसे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के समय हुआ था, या कुछ और रहा होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक ऐसा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था जो युवा हो, जो जनरेशनल चेंज कर सके। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी ओम प्रकाश, वो ये थी जो हाईकमान के साथ बना के चल सके। यानी जो हाईकमान की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। यानी जो काम अमित शाह कहें वो हो जाए, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें वो हो जाए, और ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी इसमें सबसे बड़ी बात थी कि कंटिन्यूटी कौन बनाए रख सकता है। और जब तमाम नामों पर विचार हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता केशव प्रसाद मौर्य वो कंटिन्यूटी नहीं बनाए रख सकते, या फिर सुनील बंसल नहीं बनाए रख सकते। ये तमाम लोग जो हैं अमित शाह जी के पिक एंड चूज किए हुए हैं, अमित शाह जी के साथ इनकी बड़ी शानदार ट्यूनिंग है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह देना चाहते होंगे, वो सरप्राइज फैक्टर होगा। और सरप्राइज फैक्टर में जो है, इसीलिए नितिन नवीन का नाम आया है, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा था। दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों पर बहुत नजर रखती है, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों पर बहुत ध्यान रखती है, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कायस्थ वोट बैंक जो है बहुत बड़ा है। और कायस्थ वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक माना जाता है जो वहां के भद्र लोग के वोट बैंक को कंट्रोल करता है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको उनको जो है एक सपोर्टिंग, उनको ये सलाह देता है कि भद्र लोग को किस तरह से वोट करना चाहिए, इसमें गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नितिन नवीन के पास साथ बंगाल चुनाव का ये फैक्टर भी गया होगा। लेकिन यही फैक्टर सबसे बड़ा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है सरप्राइज फैक्टर सबसे बड़ा होगा। सरप्राइज फैक्टर के साथ बाकी जितने लाइंस थी सब में टिक करते थे, क्या वो कंटिन्यूटी बनाए रख सकेंगे, उसमें टिक करते थे। क्या वो संगठन को समझते हैं, उसमें टिक करते थे। क्या वो बड़ों के साथ सम्मान के साथ और छोटों के साथ प्यार से पेश आएंगे, उसमें टिक करते थे। कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, बहुत शानदार है, उसमें टिक करते थे। आपने खुद ने बताया कि वो एक ऐसे कार्यक्रम में थे जहां पर वो कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है, और मुझे लगता है ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को थी, जो नितिन नवीन के तौर पर उन्होंने चूज किया है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हम गिरिराज सिंह जी के साथ बैठे थे, और किस तरह से वो नवीन किशोर सिन्हा के बारे में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से गिरिराज सिंह और नवीन किशोर सिन्हा जो है आपस में बहुत नजदीकी दोस्त रहे हैं, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब वही गिरिराज सिंह नितिन नवीन को अध्यक्ष कह के पुकारेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक यूनिक क्वेश्चन है, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। एक मेरा सवाल है, दीपक दीपक जी, एक मेरा सवाल है, और मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि जो 30 साल का आपका अनुभव है उसमें आपने जो आप वन ऑफ द फ्यू, मतलब एक वन ऑफ द फ्यू रिपोर्टर्स हैं जो बीजेपी को बहुत क्लोजली वॉच किया। बीजेपी परिवारवाद पे हमेशा हंगामा करती है। कोई चुनाव हो, कोई स्टेट हो, उनके सभी बड़े नेता परिवारवाद पे लगातार चोट करते हैं। नितिन नवीन के फादर नवीन किशोर सिन्हा भी 3-4 बार के विधायक रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके थे, चौथी बार भी जीते थे। और नितिन नवीन इसलिए विधायक बने कि उनके पिताजी की असामयिक डेथ हो गई थी और सीट खाली हो गई थी। नितिन नवीन 26 साल के थे, उनको पार्टी ने पिक एंड चूज कर दिया था। ऐसे में परिवारवाद के आरोप से क्या बीजेपी बाहर निकल पाएगी? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद की डेफिनेशन अलग है। उनका मानना है कि परिवारवाद वो है। अब आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस जो डेफिनेशन है उसको चूज कर लेती है। उनके हिसाब से परिवारवाद वो है जहां पर नेता का बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बनता है, या नेता का बेटा ही सर्वशक्तिमान पार्टी के अंदर बनता है। जैसे आप अगर आप देख लीजिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले से ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा जाता है कि कर्नाटक राज्य के अंदर जो है कब नेतृत्व तो परिवर्तन होगा, तो वो कहते हैं हाईकमान इस बारे में डिसाइड करेगा। इसका मतलब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को हाईकमान नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेशन ये है कि नेता का पुत्र ही सर्वे सर्वा होगा, पार्टी का सर्वे सर्वा होकर पार्टी चलाएगा। यही उनकी परिवारवाद की डेफिनेशन है। और उनका ये मानना है कि लेफ्ट पार्टी को छोड़कर और बीजेपी को छोड़कर कोई भी ऐसा अन्य राजनीतिक दल नहीं है जो राजनीतिक दल
बिना परिवार के अपनी जो है गद्दी तय ना करता हो। जैसे अगर आप देख लें डीएमके में तो स्टालिन परिवार से ही कोई बनेगा, मुलायम सिंह यादव के परिवार से समाजवादी पार्टी के अंदर कोई बनेगा, ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी पर आप नजर डाल लें तो उसी तरह की स्थिति होगी। ममता बनर्जी के यहाँ ये वो सिचुएशन नहीं बनी है, लेकिन फिर भी ये अभी तक सर्वे सर्वा वहां पर अभिषेक बनर्जी को ही माना जाता है। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की डेफिनेशन इन तमाम परिवारवादी पार्टियों लेकिन से लेकिन थोड़ी ये वाकई अलग है। लेकिन हाँ दीपक जी, वाकई ये फिर सहूलियत के हिसाब से बनाई हुई डेफिनेशन है, क्योंकि आप देखिए तो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में हावी हो रहा है। आप देखिए बांसुरी स्वराज कौन है। आप मैंने ऐसे 25 नाम है, मतलब जो लेकिन लोग बीजेपी ये हैं कि कहती है ना, पंकज बांसुरी सिंह कौन। स्वराज को सुषमा स्वराज के डेथ के बाद ही एकाएक एमपी नहीं बना दिया गया। बांसुरी स्वराज पहले संगठन की जो पूरी की पूरी चक्की है उसमें पिस के आई। पहले वो जूनियर लेवल पर एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनी और लीगल सेल के अंदर उन्होंने काम करना शुरू किया। और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे प्रवक्ता बनी। प्रवक्ता के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो उनका ये कहना है कि ये परिवारवाद की डेफिनेशन में नहीं आता अगर कोई नीचे से आदमी काम करके ऊपर बढ़ता है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ी पिक एंड चूज वाली डेफिनेशन है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से डेफिनेशन बना लेती है। तो अगर ये कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा ओम प्रकाश। नितिन नवीन कितना सक्सेस स्टोरी हो पाएंगे आपके नजरिए से, इसलिए कि हालांकि नितिन नवीन ने युवा मोर्चा में काम किया है, अगर अगर ये डिफिनीशन है तो नितिन नवीन उसमें फिट बैठते हैं। वो युवा मोर्चा के 2 बार राष्ट्रीय महासचिव रहे, एक बार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सिक्किम के संगठन सिक्किम के प्रभारी मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के पहले सह प्रभारी थे, फिर प्रभारी मंत्री रहे। उनके नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां अच्छी जीत हुई। भूपेश बघेल की बहुत करारी हार हुई। तो कुल मिलाकर मतलब वो भी उस भट्टी से क्या तपे हुए हैं, उस भट्टी से जले हुए हैं, तपे हुए हैं और सीखे हुए हैं। लेकिन ये अपनी सहूलियत है। दीपक जी, आपको क्या लगता है कितना सक्सेस स्टोरी होगी? मेरे हिसाब से नितिन नवीन एक सक्सेस स्टोरी बनेंगे, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आपके साथ बाकी फैक्टर्स क्या क्या हैं। आप जानते हैं कि चुनाव जीतने की मशीन भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और उसका अपना एक सिस्टम और उसका अपना एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है। तो मुझे लगता नहीं कि नितिन नवीन किसी तरह की टकराव की राजनीति करेंगे। और एक सिस्टम के अंदर जो बहुत अच्छे से, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जो चैनल नंबर वन होता है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो भी जाए तो नंबर वन चैनल नंबर वन बहुत या फर्क नहीं नंबर टू पड़ता है। बना रहता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन के साथ भी वैसा होगा। वो टकराव की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा उनका नेचर नहीं है। और जब वो टकराव की राजनीति नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके सक्सेस स्टोरी बनने में मुझे किसी तरह का संदेह नजर नहीं आता। लेकिन ओम प्रकाश जी, आपको आज हम यहीं विराम देंगे क्योंकि हमारा वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन चलते चलते आप आखिरी लाइन जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत दिलचस्प बात उसमें निकल के आई थी जब मैं इस नितिन नवीन की स्टोरी पे काम करता था, कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जैसे कुछ नामों की चर्चा मीडिया में थी, संगठन में नहीं थी, नहीं कहीं नाम लिस्ट में था। ये मीडिया की चर्चाएं थी। होता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है। उसने दिखा दिया है। और मैं आपको ये बता दूं, 12वें अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अभी तक जो हैं वो नितिन नवीन हैं, मात्र 45 साल के। इससे पहले जो सबसे कम उम्र के दूसरे अध्यक्ष थे वो भी बेहद सफल थे, वो अमित शाह, जिन्होंने जो है वो 49 ईयर्स के थे जब वो अध्यक्ष बने थे। तो उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनाव जीतने की मशीन बनाया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है ट्रू। कि नितिन नवीन को अमित शाह का एक्टिव सपोर्ट मिलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि न कोई टकराव की नौबत आएगी। और मुझे ये लगता है कि नितिन नवीन भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो फर्श से उठकर अर्श पर आए हैं, एक ऐसे नेता बन सकते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी मुझे दूर की कौड़ी नहीं दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में ही धीरे धीरे नितिन नवीन जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे और अपने संगठन की जो 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 गाड़ी है उसके नब्ज को टटोलना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से जब संगठन की भट्टी में कोई कार्यकर्ता तपता है ना, तो उसका तेवर अलग होता है और नितिन नवीन अलग भी होता है। उसी तेवर के साथ काम करेंगे। चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। चलते थैंक चलते यू मैं सर। कह दूं कि हमें लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
अपने दोस्तों तक हमारी बात जरूर पहुंचाएं। उन्हें भी कहें कि आप हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपने ए आर रहमान का वीडियो बहुत देखा था, इस वीडियो को भी देखेंगे, मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है।